हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अपनी 8-10 स्टोरीज का कलेक्शन पेश करने जा रही हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यालय से थकी हारी लौट कर आई प्रिया ने ताला खोला और घर में प्रवेश किया। साथ में ही उसका बड़बड़ाना प्रारंभ हो गया। 4 दिन से छुट्टी लेकर बैठे हैं जनाब, और मेरे आने के समय पर घर से गायब। मुझे तो समझ में ही नहीं आता यह छुट्टी ली क्यों गई है। कोई कुछ बताए तब ना मेरी भला से। मैं भी नहीं पूछूंगी। फ्रिज खोल के ठंडे पानी की बोतल को सीधा मुंह में उड़ेला और वहीं सोफे पर पसर गई। कुछ पल आंखें मूंद कर जब खोली तो मेज पर कोई तह किया हुआ कागज दिखाई दिया। उत्सुकतावश खोला तो पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई सी प्रतीत हुई। यह अविनाश द्वारा लिखा गया पत्र था। मेरी प्रिय प्रिया, हम दोनों एक सूक्ष्म से उद्गम से फूटे हुए निश्चल झरने की तरह साथ चले थे। तब सोचा नहीं था हमारा निर्मल झरने सा पावन प्यार समय के साथ विशाल नदी में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके हम 2 किनारे बन के रह जाएंगे जो आपस में कभी नहीं मिलते। माना कि हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, पर हम तो साथ थे ना। क्या हम मिलकर चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते थे? मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा कि तुम ही गलत थी, पर जब भी मैंने तुम्हें कुछ समझाने की या कोई बात को सुलझाने की कोशिश की, तुमने हमेशा झिड़क दिया। तुमने बार बार यही ताना दिया, इतनी परेशानी है मुझसे तो बाकी सब की तरह तुम भी छोड़ क्यों नहीं देते। मुझे भीतर तक कचोट जाता था। मैंने अपना तबादला मुंबई करा लिया है, हमेशा के लिए नहीं जा रहा। शायद यह दूरी हमें फिर से वापस लाने में सहायक हो। बच्चों की फिक्र मत करना, उनके हॉस्टल का सारा खर्च भेजता रहूँगा और मिलने भी जाता रहूँगा। तुम्हारा अविनाश। कुछ पल तक तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई प्रिया की। बदहवास सी चिल्लाई वो, यह ऐसे कैसे कर सकता है? यह आदमी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अंदर कहीं गहराई से आवाज़ आती सुनाई दी, सबने ऐसा ही तो किया है, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर। लेकिन अविनाश, इसके लिए ही तो दुनिया छोड़ी थी और यही मुझे छोड़ गया। मुझे कैसे छोड़ सकता है? और वह फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते शाम हो गई। प्रिया ने उठकर लाइट भी नहीं जलाई। काम वाली बाई दरवाज़ा खटखटा कर वापस चली गई। प्रिया नहीं उठी। रात के 9 बज गए थे, पर भूख प्यास का कोई एहसास ही नहीं था प्रिया को। अब तो आंसू भी सूख गए थे, सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। प्रिया एकदम से उठी। अविनाश होगा तो कुछ खींचकर सर पर ही दे मारेगी वह उसके। पर द्वार पर उसकी सखी नीरजा थी, जो बगल वाले घर में रहती थी। प्रिया की घर की एक चाबी हमेशा उसके पास रहती थी। क्या हुआ? प्रिया को इस हाल में देखकर घबरा गई नीरजा। मैंने कई बार कॉल किया, तुमने उठाया नहीं, इसलिए तुम्हें देखने आई हूँ। काम वाली भी बता रही थी कि दरवाज़ा नहीं खुला। अश्रुधारा फिर से फूट पड़ी और उसने वह पत्र नीरजा की ओर बढ़ा दिया। एक ही सांस में पड़ गई नीरजा। कुछ बोलते नहीं बना तो पानी पिलाया प्रिया को और चाय और मैगी बना लाई। आग्रह करके उसे खिलाया। फिर उसके दोनों हाथ थाम के बैठ गई। मैं तेरी सारी कहानी अच्छी तरह से जानती हूँ प्रिया। तूने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, पर आज आवश्यकता है आत्ममंथन करने की। एक पल को रुकी नीरजा। प्रिया ने प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर डाली तो वह फिर बोली, जब तू अविनाश से मिली थी तो ऐसी ही थी। मेरा मतलब इतनी कड़वी जुबान। कई बार तो तेरा लहजा मेरे सामने भी खराब होता है, तो अकेले में तो क्या ही करती होगी। नीरजा ने कड़वी बात हंसकर कही। प्रिया कुछ सोच में पड़ गई, फिर अपना बचाव करते हुए बोली, अगर ऐसी होती तो क्या अविनाश मुझसे विवाह करता? यह तो वक्त के थपेड़ों ने ऐसा बना दिया मुझे। मेरे तो अपने माँ बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, तो सास ससुर की बात क्या ही करूं? सब मेरे भाग्य का दोष है। और अविनाश, उसने तो साथ दिया हमेशा, फिर भी उसके साथ यह व्यवहार क्यों? नीरजा ने फिर पूछा। क्या खाक साथ दिया? देखो चला गया ना मुझे छोड़कर अकेला। वह फिर फट पड़ी। 2 प्यारे बच्चे और एक इतना प्यार करने वाला पति के होते हुए अगर आज तुम अकेली हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो प्रिया।
हर किसी को भगवान सब कुछ नहीं देता, पर हम सिर्फ उसके लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमें मिला है उसकी तो हमें परवाह ही नहीं। प्रशंसा की पात्र तो तब होती जब रूठे हुए को भी मना लेती, लेकिन यह ना भी हो पाता तो ना सही। पर तुमने तो उन्हें भी गवा दिया जो तुम्हारे सही मायनों में अपने थे। इतने बड़े शहर में रहते हुए भी अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया, वह भी तब जब उनकी माँ खुद एक शिक्षिका है। बड़े होकर जब यह बच्चे तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे तो भी तुम उनका ही दोष निकालोगी, क्योंकि तुम्हारी नज़र में तुम्हारा तो दोष कभी होता ही नहीं। इतना कहकर नीरजा उठ खड़ी हुई। रात बहुत हो गई है, चलती हूँ, पर अब आत्ममंथन का समय आ गया है प्रिया। 1-2 दिन का अवकाश ले लो और नए सिरे से रिश्तों में फिर से मिठास ढूंढो। सांत्वना भरे हाथ से उसने प्रिया का सर सहलाया और दरवाज़ा बंद करती हुई निकल गई। दोपहर से सोफे पर पड़ी हुई प्रिया उठकर कमरे में आई, कपड़े बदले और निढाल सी बिस्तर पर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मन अतीत में हिचकोले लेने लगा। प्रिया और अविनाश कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे। स्नातक तक साथ पढ़ने के बाद प्रिया ने बीएड की पढ़ाई प्रारंभ कर दी और अविनाश उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर चला गया। पढ़ाई समाप्त होते ही दोनों को अपने अपने क्षेत्र में नौकरी भी मिल गई। अब दोनों ने विवाह बंधन में बंधने का फैसला किया। उन्हें विश्वास था कि वह अपने घर वालों को मना लेंगे, लेकिन यह क्या, दोनों ही परिवार इस अंतरजातीय विवाह के सख्त खिलाफ थे। सारे प्रयास व्यर्थ गए तो दोनों ने मित्रों के सहयोग से कोर्ट मैरिज कर ली। आशीर्वाद लेने के लिए दोनों प्रिया के घर पहुंचे तो माता पिता ने गाली गलौज से स्वागत किया। यहाँ तक कि ठीक होता, पर भाई ने तो 2 थप्पड़ भी जड़ दिए प्रिया को। तब अविनाश ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और प्रिया को लेकर अपने घर पहुंचा। प्रिया का मन चित्कार कर रहा था, पर स्वयं को संयत करके वह ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। आरती की थाली की जगह सास ने अपने पैर में चप्पल निकालकर प्रिया पर फेंकी। डायन चुड़ैल जैसे शब्दों से हृदय को बेध दिया। पिता ने अविनाश को जायदाद से बेदखल करने की धमकी देकर निकाल दिया। तब वह दोनों होटल में कुछ दिन गुजारने के बाद किराए के मकान में अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सके थे। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद था, पर अपनों के दिए हुए घाव पर मरहम ना लगा सका। प्रिया चिड़चिड़ी होती चली गई और अविनाश चुप्पी की चादर ओढ़ता चला गया। 2 वर्ष के बाद हंसता खेलता अर्नव गोदी में आया तो दोनों बहुत खुश थे। 1.5 वर्ष के बाद प्यारी बिटिया नंदिनी का भी जन्म हो गया। अब जीवन खुशहाल होना शुरू हो गया था कि एक दिन द्वार पर दस्तक दी किसी ने। अविनाश ने द्वार खोला तो अविनाश के माता पिता सामने खड़े थे। माँ बाहें फैलाए बेटे को समेट लिया तो अविनाश और माँ दोनों ही रो पड़े। पिता भी आंखों में आंसू लिए खड़े थे। अंदर आने को नहीं कहेगा, मैं अपने पोते पोती से मिलने आई हूँ, माँ ने कहा तो उसने रास्ता छोड़कर उन्हें आदर से बुलाकर बैठाया। बाहर आती आवाज़ों को सुनकर प्रिया बाहर निकली तो आग बबूला हो गई। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? उठिए और अभी निकलिए यहाँ से, चुटकी बजाते हुए उसने कहा। प्रिया क्या कर रही हो? यह मेरे माता पिता हैं, अविनाश ने समझाने की चेष्टा की। उस दिन भी यही माता पिता थे ना, जब चप्पल से बहू का स्वागत किया गया था। हम अपने पोते पोती से मिलने आए हैं बहू, इस बार अविनाश के पिता बोले। कौन बहू, कौन से पोता पोती? जब बहू और बेटा ही आपके नहीं हैं तो फिर कैसे पोता पोती हो गए आपके? आप लोग सारे अधिकार खो चुके हैं, चाहिए यहाँ से। देख रहा है तू अविनाश, इसी के लिए तूने हमें छोड़ा था। इससे मिलने का तो हमें भी कोई शौक नहीं था। हम तो तेरे और तेरे बच्चों के लिए आए थे। इस बार माँ ने जहर उगला। अब तो प्रिया आपे से बाहर हो गई और सास का हाथ पकड़ के बाहर छोड़ने चल पड़ी। माँ के इस कथन के बाद अविनाश प्रिया को समझाने की स्थिति में ही नहीं रहा। इस घटना के बाद भी उन लोगों ने बच्चों से मिलने का कई बार प्रयत्न किया तो तंग आकर प्रिया ने उन्हें हॉस्टल भेज दिया। अविनाश ने बहुत विरोध किया पर उसकी एक न चली। प्रिया के माता पिता ने उससे मिलने का कभी प्रयास नहीं किया था, पर उड़ती उड़ती खबरें मिलती रही कि भाई अपनी शादी के बाद अलग हो गया और माता पिता बुढ़ापे में एकाकी जीवन बिता रहे हैं।
इन दिनों बच्चों के प्रति अपराध बहुत सुनने में आ रहे थे, तो अविनाश बच्चों को वापस लाने की जिद करता रहा, पर प्रिया का पत्थर होता जा रहा दिल बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा इस अहंकार में था कि मेरे बच्चे मेरा अपमान करने वालों से नहीं मिल सकते। इस लड़ाई में ही अविनाश इस तरह घर से चला गया था। सोचते सोचते प्रिया की आंख लग गई। सवेरे जब उठी तो वो एक निर्णय ले चुकी थी। रात भर के आत्ममंथन के बाद उसे अपनी त्रुटियां साफ नजर आ रही थी। उठकर नहा धोकर गाड़ी निकाली और सीधा ससुराल पहुंच गई। सास ससुर उसे देखकर हैरान थे। वह बोली, मैं साफ साफ बात करने आई हूँ। मेरे और आप लोगों कि अहम का जो टकराव है उससे हमारे सारे परिवार पर कष्ट के बादल हैं। आप अपने बेटे और पोते पोती से दूर हैं तो मैं भी अपने बच्चों से दूर हूँ, और अब तो मेरा पति भी रूठ कर चला गया है। कड़वा बोलने वाली उसकी सास की आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे, क्योंकि कड़वे बोलों को की कीमत उसने भी खूब चुकाई थी। पल भर में ही सबके दिलों का गुबार आंसुओं में बह गया। अब बारी थी प्रिया के माता पिता की। प्रिया वहां पहुंची तो बिना किसी गिले सिकवे के सबके मन के मैल आंसुओं में धुल गए। इसके बाद बच्चों की बारी थी। देहरादून पहुंचकर बच्चों को भी वहां से ले आई प्रिया। इस घटनाक्रम में 4 दिन बीत चुके थे। इस दौरान एक बार भी अविनाश को फोन नहीं किया था प्रिया ने। वह मन ही मन बेचैन हो रहा था, पर स्वयं पहल नहीं कर पा रहा था। अचानक प्रिया का फोन पहुंचा तो अविनाश ने लपक कर मोबाइल उठाया। उधर से प्रिया की ठहरी हुई आवाज आई, बहुत दुख दिया है ना मैंने तुम्हें, कभी तुम्हारे नज़रिए से सोचा ही नहीं। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? बस एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था अविनाश को। अगले ही पल फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गया। एयरपोर्ट पर लेने आई थी प्रिया। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जब पहुंचकर डोर बेल बजाई प्रिया ने तो अविनाश बोला, कौन खोलेगा? चाबी क्यों नहीं लगाती? इतने में दरवाज़ा खुला। अविनाश की माँ आरती की थाली लिए खड़ी थी। उसके पीछे अविनाश के पापा, फिर प्रिया के माँ बाप भी थे। सबसे आगे खिलखिलाते हुए बच्चे थे। अविनाश का मुंह खुला का खुला रह गया। माँ बोली, वहीं बाहर रुको तुम दोनों, आज तो तुम दोनों की आरती उतारूं। सालों से एक बोझ था मेरे मन पर। सबके चेहरे पर हर्ष उल्लास था, और आज अविनाश को अपनी पहले वाली प्रिया मिल गई थी, जिससे उसने टूटकर प्यार किया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बाली उम्र की नासमझी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल का सिम निकालने का पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकाल कर उस लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से ये सिम ली गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई। ओह, मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता।
मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकतावश पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ, और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़ना है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये कमसिन अल्हड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा कहो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? तब लड़की बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे, और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई और बोली, वाओ, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लग गई। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हों, या ये भी हो सकता है बहनें ना हो और दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हों। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता। मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाई और बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो? उसने कहा, 18। ओ, मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हों एक दूसरे को। मैंने उससे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई। बोली, मुझे उन जनाब से मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकली हो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड मत खराब करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली। कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी। बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया, मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, मेरी बेटी है 8 साल की और एक बेटा 1 साल का। ये देखो उनकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रोल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था, लेकिन जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ, तब भी घाटे का ही सौदा है।
ये सोचकर कि मेरी 2 टके की नौकरी और उसका बचपन लाखों का, मैंने उस नौकरी को लात मार दी। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना, अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए। मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफ़ा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया, हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर परिवार। बिल्कुल सही, लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टुक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का अपने दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी ना, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में तो यही है। ये नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया तो यही है। वो अपने नीचे के होंठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही तो हैं, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने के बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती थी, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ ये है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति
वो सबसे सही है, बुरा मत मानना। मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं, बल्कि होशियारी और हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैश था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो शातिर होता तो कैश से मजनू न बन पाता। फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ खोदकर नहर निकाल डाली और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद को समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट और खिलंदड़ापन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को जो इश्क होता है ना, वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर, और कुछ नहीं। लड़की के चेहरे का रंग बदल रहा था। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसी की तरफ थी। थोड़ी देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है मेरा। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दिया। देश की सभी बेटियों को समर्पित, ये मेरा दावा है। माता पिता से ज़्यादा तुम्हें इस दुनिया में और कोई प्यार नहीं कर सकता, इसलिए उनकी इज्जत करो, उनकी कद्र कर लो। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कच्ची उम्र की नादानियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मई महीने की भरी दोपहरी में आराम से लिखने का काम करने बैठी ही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला। देखा कि बाहर हमारे पड़ोस की महिला खड़ी थी। मैंने कहा, इस दोपहर में कैसे आई हो? वह खूब बिलबिला कर रोने लगी। मैं समझ नहीं पाई। मैंने उसे आराम से बिठाया। मेरे मन में कई शंका कुशंकाएं हो रही थी।
मैंने उसको ठंडा पानी पिलाया और कहा, शांत हो जाओ और फिर बताओ क्या हुआ है। वह परिवार हमारे सामने ही मंदिर में रहता था। वह बहुत गरीब थे। जब उनके छोटे छोटे बच्चे थे तब आकर मेरे ससुर जी उस मंदिर में रहने के लिए अनुमति मांगी थी। तब हमने रहने की अनुमति दे दी और साथ में मंदिर के साथ में छोटी सी जगह दी। वहाँ 2 रूम तैयार करने में सहायता भी की, क्योंकि मंदिर की देखभाल करने के लिए वहाँ किसी की ज़रूरत थी। साफ सफाई करना एवं मंदिर का ध्यान रखने के लिए उचित आदमी की हमें ज़रूरत भी थी और वे लोग बहुत सीधे और ईमानदार लग रहे थे। वह लोग वहाँ रहने लगे। वह परिवार सुखी एवं खुश था। गरीबी के दिनों में भी वह ठीक से अपने परिवार की देखभाल कर रहे थे। बच्चे बड़े होने में देर नहीं लगती। देखते ही देखते सब बच्चे बड़े हो चुके थे। एक बिटिया की शादी भी हो चुकी थी। यह बेटी जो थी वो छोटी थी, करीबन 20-22 साल की रही होगी। दोनों बहनों ने मेरे प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लिए थे एवं फिलहाल वह बैंक में एजेंटशिप कर रही थी। सांवली सलोनी देखने में सर्वसाधारण ठीक ठाक थी, लेकिन चेहरे पर चमक थी। एकाएक वह कुछ दिनों से दिखाई नहीं दी थी। मैंने कहा, मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ है। वह हिचकियां ले लेकर रो रही थी। फिर उसने बताना शुरू किया और कहा कि बेबी कहीं चली गई है। मेरे मन में शंका कुशंका आने लगी। फिर वह कहने लगी, बेबी भाग चुकी है। क्या कहा? वह इतनी भोली भाली मासूम सी दिखने वाली लड़की कैसे भाग गई? वह बताने लगी कि वह 8 दिन से लापता है। तो मैंने उससे कहा, जब 8 दिन से लापता है तो पहले क्यों नहीं बताया? वह बोली, बदनामी के डर से हम चुप रहे। और बताने लगी, उसके पिता तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और कहते हैं वह मेरे लिए मर चुकी है। बेबी का सारा सामान उन्होंने कचरा कुंडी में फेंक दिया और उसके सब स्कूल के सर्टिफिकेट भी जला दिए हैं। बहुत गुस्से में बैठे हैं, खाना पीना भी छोड़ दिया है और वह कहते हैं कि मेरे लिए वह मर चुकी है। मेरे सामने उसका नाम मत लो। अब बताओ दीदी, मेरी कोख जाई है? वह मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी माया, मेरा दुलार है। मैंने उसे बड़े प्यार से नाजों से पाला है। आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब बस यह भी काम कर दो। मेरी बेटी घर वापस आ जानी चाहिए। वह किसी बड़ी मुश्किल में फंसने से पहले मेरे घर आ जानी चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं पहले ही घबरा गई थी। फिर मैंने मेरे पति को फ़ोन करके पूरी बात बताई। उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन आने को कहा। रीतसर कंप्लेंट दर्ज करने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की, क्योंकि मेरे पति कमांडिंग ऑफिसर थे। उनका दिन रात पुलिस स्टेशन में उठना बैठना होता रहता था, इसलिए तत्काल एक्शन ली गई। लड़का लड़की दोनों को भी पुलिस स्टेशन लेकर आए। आते ही इंस्पेक्टर ने उस लड़के को एक करारा थप्पड़ मारा। तब वह लड़की तिलमिलाकर कहने लगी, उनको क्यों मार रहे हो? सब गलती, सब गुनाह मेरा है। इंस्पेक्टर ने बेबी से कहा, तुमसे गलती हुई है ना, गुनाह हुआ है ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बाली चुपचाप बैठी रही। अपने माता पिता से यह बात क्यों छुपाई? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? अपने जन्म देने वाले माँ बाप का भरोसा तोड़ा है। वह लड़का तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला था, क्या तुम्हें पता है? तब भी बाली उस लड़के का ही पक्ष ले रही थी। इंस्पेक्टर ने उस लड़के की पत्नी को थाने में बुलाया। उसकी पत्नी को इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम क्या इस नालायक पति को तलाक दे सकती हो? उसने कहा, नहीं, मैं तलाक कभी नहीं दे सकती। वैसे भी मैं मेरे बच्चों को मजदूरी करके पाल रही हूँ। आगे भी मुझे मजदूरी करके ही मेरे बच्चे को पालना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन मैं इस नालायक पति को तलाक नहीं दूंगी। इंस्पेक्टर ने एकांत में बाली को समझाया। कहा कि क्या तुम्हें रखैल होना पसंद है? सारी जिंदगी क्या तुम रखैल बनकर जियोगी? तब बाली के दिमाग में बात समझ में आई। तभी वह सूखे पेड़ की तरह थरथराने लगी एवं मन ही मन में कांप गई। इंस्पेक्टर ने उसे अच्छी तरह से कुछ और बातें भी समझाई। किसी मंदिर में हार डाल देने से क्या विवाह हो जाता है? अपनी 2 व्हीलर बेचकर
उस लड़के ने रूम का किराया दिया था, क्या वह तुमसे सच में प्यार करता है? और अगर सच में वो तुमसे प्यार करता होता ना, तो वो ये सब छुप छुपा कर नहीं करता, सब लोगों को बताकर, सबसे परमिशन लेकर ही शादी करता। लेकिन उसने तुम्हें छुपाकर अलग थलग रूम में रखा। इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है? वह तुम्हारा पालन पोषण कैसे करता, या फिर तुम्हारी कमाई पर खाता? हमने पूरी जिंदगी निकाली है इन सब कामों को जानने में, पूरी जानकारी निकाली है इस बारे में। वह तुम्हें बेचना चाहता था और आगे भी वह तुम्हारे साथ और भी बुरी तरीके से तुम्हें इस्तेमाल करता। अब बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या अब भी तुम उसके साथ रहना पसंद करोगी? ऐसे अनेकों उदाहरण देकर बाली की आंखों पर बंधी पट्टी उतारी। एक क्षण में वह प्रेम का नशा उतर चुका था। तुमने यह अच्छा काम नहीं किया, अपने माता पिता को छोड़कर पराये इंसान के साथ जाना पसंद किया। तुम्हारे माता पिता ने बड़े कष्टों से तुम्हें पाला पोसा और तुमने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्या तुम अपने माता पिता के साथ जाना पसंद करोगी? बाली ने सीधे अपने माँ के घर जाना पसंद किया। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता को कितने आंसू बहाने पड़े, तुमने उन्हें कितने दुख में डाल दिया। क्या तुम्हें इसका पश्चाताप है? बाली आंसू भरे नैनों से देख रही थी, जैसे इंस्पेक्टर और हम दोनों का शुक्रिया अदा कर रही हो। उसे घर लाया गया और अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी गई। वह 2 बच्चों की माँ बन चुकी है, सुखी परिवार मिला है और आज वह खुश है, हमारा बार बार आकर धन्यवाद करती है। अगर वह वही मुश्किल राह पर चली जाती तो उसका क्या होता, कितने मोड़ से गुजरती? यह बात सब युवा पीढ़ी को ध्यान में रखनी चाहिए। कोई भी राह चुनने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। पहले घर के लोगों की अनुमति लेकर वह प्रेम विवाह करते हैं तो शायद सफल भी हो सकता है, अन्यथा किसी के फंदे में फंसकर अपने जीवन में नर्क डाल देना उचित नहीं है। माता पिता को धोखा देना यानी कि ईश्वर को धोखा देना होता है। वह अपने ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। माता पिता कभी बच्चों के दुश्मन नहीं होते। यह बात हर बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है तेरा नाम धोखा रख दूँ। ये कहानी है एक 18-19 साल के लड़के राजीव की, जिसने ऐसा धोखा खाया है इस कच्ची उम्र में कि आगे वो लाइफ में किसी के ऊपर भी विश्वास करने के पहले 10 बार सोचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन में जो आप सोचते हैं कभी कभी ठीक उसका उल्टा आपके सामने हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारे स्कूल के दिन थे जब मैं श्रुति नाम की एक लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था। श्रुति भी मेरे ही क्लास में थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल हुआ करते थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा श्रुति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। श्रुति और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाना खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती थी और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर श्रुति से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों का नाम भी सोच रखा था। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही।
वो अब मुझे इग्नोर करने लगी थी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती, ना ही मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा कि श्रुति को क्या होता जा रहा है और वो मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। एक दिन श्रुति के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, श्रुति अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसके फ्रेंड ने मुझे बताया कि श्रुति को मैंने कॉलेज में अभय नाम के एक लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है कि श्रुति उसे पसंद करने लगी है। उसकी फ्रेंड की बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि श्रुति ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था नहीं, श्रुति ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रो ही रहा था। घर जाकर मैंने श्रुति का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि श्रुति ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत श्रुति को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो श्रुति से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? श्रुति, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या ना? श्रुति, अभय और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब मैं काफ़ी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही, वह अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने श्रुति को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर ली। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं श्रुति के पास गया और उससे कहा, श्रुति, 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। श्रुति, हाँ बोलो, क्या बात करनी है राजीव? राजीव, तुम अभय को लाइक करती हो ना? श्रुति, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। राजीव, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना तो ये फ़ोटो देखो। एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही है? श्रुति गुस्से में मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? राजीव, श्रुति, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया? श्रुति, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय, हम बस अच्छे दोस्त हैं। ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह से ख़राब हो गई। कई दिनों तक मैं कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उससे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो अब मुझे भूल गई थी। श्रुति मेरा पहला प्यार थी। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुज़रता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है डॉक्टर बहू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उसका पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उनकी सहेली आती है एक दिन। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास: क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? सहेली नीलम: जी, मैं उसकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें मंगवाई थी पढ़ने के लिए, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया या दोबारा इस घर में दिखाई दी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब उसकी सहेली नीलम कहती है: माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है। उसे आप जैसी सास जो मिली हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं बड़ी बढ़िया आई मुझे भाषण देने वाली। तेरे जैसे बहुत देखी हैं मैंने। उसकी सास बड़बड़ाती रही। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका: माँ जी, मेरी फ्रेंड नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली: अरे बड़ी बदतमीज़ है तेरी फ्रेंड, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उससे। मैंने तो उसे बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। बहू: अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। सास कोकिला: अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में हाथ बटा। समझ में आई बात? और हाँ, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू: जी माँ जी। प्रियंका मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका की सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के सारे काम निपटाने में बीत जाता है और प्रियंका एग्ज़ाम नहीं दे पाती। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण: अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना। कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो। अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना और एग्ज़ाम दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। तभी भारती कहती है: भारती। कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है: अरे कोकिला बहन है, घर में प्रियंका है क्या? कोकिला: क्या हुआ भारती, तो इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती: अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आ गई हूँ। कोकिला: मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, ला बस अभी मैं तेरे पैर को ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती: मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला: अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा और मच जावे। तू रहने दे, मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। माँ जी: अरे कहाँ मर गई थी सुबह से प्रियंका? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी: अच्छा, इन किताबों ने दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबतों की जड़ है। थोड़ी देर में वहाँ पर पेपर खरीदने वाला पहुँचता है और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे देती है, तो पेपर वाला बोला: यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली: तो तू लेकर जाता है कि नहीं? तो यह सुनकर वो पेपर वाला सारी किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है: अरे मर गई रे। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उससे अपनी तकलीफ सही नहीं जा रही थी। तब बेटा करण उससे पूछता है: क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? माँ कोकिला: अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा।
बेटा करण, ठीक है माँ, मैं प्रियंका को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उसका पति करण का फ़ोन आता है। करण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है प्रियंका, जल्दी से घर आ जाओ। प्रियंका बोली, अभी आती हूँ। थोड़ी देर में प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, बहुत बुखार है। प्रियंका, फिक्र मत कीजिए माँ जी, मुझे एक बार अपना चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन और गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए देती हैं। प्रियंका, आप अब एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी सारी किताबें वापस ला कर देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। तब बहू कहती है, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो भी किया वह बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कहानी एक और आनंदी की। यह एक बाल विवाह की कहानी है जिसमें एक और आनंदी बलि चढ़ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीला जब 11 साल की थी तब उसकी शादी पास के ही गांव के एक लड़के देवीलाल के साथ कर दी गई थी। देवीलाल की उम्र लगभग 12 या 13 साल की थी। वह भी एक बच्चा ही था, उसमें कुछ भी समझ नहीं थी। वह पास के ही स्कूल में पढ़ाई करता था, तभी उसकी शादी घर वालों ने करवा दी थी। अब लीला अपने बचपन में ही अपना घर छोड़कर अपने पति के घर रहने लगी थी। उसको अपने माता पिता की बड़ी याद आती थी। लीला सुबह जल्दी जागती और खाना बनाती थी। लीला का पति देवीलाल भी नासमझ ही था। वह रोज सुबह सुबह स्कूल जाता था और अपने पिता के खेती के कार्य में हाथ बटाता था। लीला बहुत छोटी थी, इसलिए उसे ठीक तरह से रोटी बनाना भी नहीं आता था। सब्जी भी वह ठीक तरह से नहीं बना पाती थी, जिस वजह से उसके ससुराल वाले उसे हमेशा ताने देते थे। लीला उनके तानों को सुनते सुनते दुखी रहती थी। वह सोचती थी कि काश लड़कों की तरह मुझे भी शादी के बाद पढ़ने का मौका मिल पाता, या मेरी इतनी जल्दी शादी नहीं होती तो कितना अच्छा होता, तो मैं अपने स्कूल जा पाती और पढ़ाई कर पाती। यह सोचकर लीला हमेशा दुखी रहती। वो अपने माता पिता के घर पर बहुत ही देर तक सोती रहती थी, लेकिन यहाँ पर ठंड के दिनों में भी लीला को सुबह जल्दी जागना पड़ता था। अपने घर का सारा काम काज करना पड़ता था। उसकी सास उस पर हुक्म झाड़ती थी सो अलग। लीला की उम्र अभी खेलने कूदने की ही थी, लेकिन बेचारी अपने बचपन को खो चुकी थी। वह घर में सभी के कपड़े धोती और जब अकेली होती तो रोने लगती थी। उसको अपने बचपन की बड़ी याद आती थी। लीला की हंसी शादी के बाद लगभग खो चुकी थी। वह उदास सी अपने बचपन के दिनों को याद करती रहती थी कि किस तरह मैं अपनी सहेलियों के साथ स्कूल में खेला करती थी। शादी के बाद लीला के ससुराल वालों ने उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था, जिस वजह से लीला अधिक पढ़ाई नहीं कर सकी थी। एक बार वह अपने पति के साथ अपने मायके घूमने के लिए गई। तब लीला ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे पढ़ने नहीं देते, मुझे कई तरह से परेशान करते हैं, मेरी सास मुझे ताने देती है। तब उसकी माँ ने यह कहकर उसकी बोलती बंद कर दी कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारा घर यह नहीं है, अब तुम्हारे ससुराल वाले जो कहे वह तुम करो, हम इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं साथ दे सकते। अपनी माँ की बात सुनकर लीला काफ़ी दुखी हुई। बेचारी बच्ची
जिसको अपनी माँ से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। वह अपने पति के साथ ससुराल वापस आ गई। अब ससुराल में लीला की सास उससे और भी ज़्यादा जोर जबरदस्ती करती, उसे ताने देती और साथ में दहेज की मांग भी करना शुरू कर दिया था। रोज रोज के इन तानों से तंग आकर एक दिन लीला इतनी दुखी हुई कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया और बेचारी बच्ची, जिसकी उम्र मात्र 12 या 13 साल की थी, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर उसकी उम्र अधिक होती और वह पढ़ी लिखी समझदार होती तो वह ऐसा कदम कभी नहीं उठाती और अपने साथ किए जा रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती। लेकिन बाल विवाह करके लीला के माँ बाप ने उसके साथ अन्याय किया और उसका साथ भी नहीं दिया। इस वजह से लीला इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, हम सभी को बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बाल विवाह आजकल के लड़के लड़कियों के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है प्यार की ताकत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सुरेश की पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह कोमा में चली जाती है। लेकिन उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वह अपनी पत्नी को पूरी तरह से ठीक कराने का प्रण लेता है। हालांकि उसकी पत्नी कई दिनों से कोमा में थी, लेकिन फिर भी सुरेश अपनी पत्नी को देखने के लिए रोज हॉस्पिटल जाया करता था और अपनी पत्नी के कान में कुछ बातें बोलता था। समय बीतता गया, लेकिन उसकी पत्नी कोमा में ही थी और वह होश में नहीं आ पा रही थी। लेकिन उसके पति ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज हॉस्पिटल जाता और उसका हाल चेक करता रहता था। ऐसे ही एक दिन वह अपनी पत्नी के पास हॉस्पिटल जाता है और रोज की तरह उसके कान में कुछ कहता है। आज वो यह कहता है कि तुम्हें अपनी शादी का दिन याद है। उसके बाद अपनी शादी का वीडियो चालू करता है। तभी उसकी पत्नी के हाथ थोड़े थोड़े हिलने डुलने लगते हैं, थोड़ी आँख खुलती है और कुछ ही समय में वह कोमा से बाहर आ जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी उससे कहती है, अगर तुम रोज़ अपनी आवाज़ मुझे नहीं सुनाती तो शायद मैं कोमा से कभी बाहर नहीं आ पाती। तो फ्रेंड्स, ये होती है सच्चे प्यार की ताकत, जो उसकी पत्नी को कोमा से खींचकर बाहर ले आई और दोनों मिलकर एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है दूसरा विवाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने दूसरे विवाह के बाद विकास पहली बार जब मेरे घर आया तो मैं उसे देखती रह गई थी। उसका व्यक्तित्व ही बदल गया था। उसके गालों के गड्ढे भर गए थे, आँखों पर मोटा चश्मा जो किसी चश्मे वाले मास्टर जी के कार्टून वाले चेहरे पर लगा होता है, वैसे ही उसकी नाक पर टिका रहता था। लेकिन अब वही चश्मा व्यवस्थित तरीके से लगा होने के कारण उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रहा था। कपड़ों की तरफ भी जो उसका लापरवाही भरा दृष्टिकोण रहता था, उसमें भी बहुत परिवर्तन दिखा। पहले के विपरीत उसने कपड़े और बहुत सलीके से पहने हुए थे। लग रहा था जैसे किसी के सधे हाथों ने उसके पूरे व्यक्तित्व को ही संवार दिया हो। उसके चेहरे से खुशी छलकी पड़ रही थी। मैं उसे देखते ही अपने पास बैठाते हुए खुशी से बोली, वाह विकास, तुम तो बिल्कुल बदल गए। बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। शादी करके तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा घर बस गया। आखिर कितने दिन तुम ममता का इंतज़ार करते। अच्छा हुआ तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया। उसके लिए चाय बनाते बनाते मैं मन ही मन सोचने लगी कि इस लड़के ने कितना झेला है।
पूरे 8 साल अपनी पहली पत्नी ममता का मायके से लौटने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही कि वह नहीं आएगी। विकास को ही अपना परिवार, जिसमें उसकी माँ और एक कुंवारी बहन थी, को छोड़कर उसके साथ रहना होगा। विकास के छोटे से घर में उन सब के साथ रहना उसको अच्छा नहीं लगता था। ममता की अपनी माँ का घर बहुत बड़ा था। विकास ने उसे बहुत समझाया कि बहन का विवाह करने के बाद वह बड़ा घर ले लेगा, लेकिन ममता को अपने सुख के सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। उसके मायके वालों ने भी उसे कभी समझाने की कोशिश नहीं की। विकास ने ममता की अनुचित मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन ससुराल में जाकर ममता को समझाने की में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में वही हुआ, दोनों का तलाक हो गया। उन 8 सालों में हमने विकास को तिल तिल मरते देखा था। वह मेरे बेटे रवि का सहकर्मी था। अक्सर वह हमारे घर आ जाता था। मैंने उसको कई बार समझाया कि वह अपनी पत्नी ममता का इंतज़ार न करे और तलाक ले ले, लेकिन वह कहता कि वह ममता को तलाक नहीं देगा। ममता को पहल करनी है तो करे। ममता को जब यह विश्वास हो गया कि विकास उसकी शर्त कदापि पूरी नहीं करेगा, तो उसने विकास से अलग होने का फैसला ले लिया। चाय पीते हुए मैंने विकास से उसकी नई पत्नी के बारे में पूछा तो उसने बताया, आंटी मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन माँ और बहन की ज़िद के आगे मुझे झुकना पड़ा। आपको पता है कि उमा जिससे मैंने शादी की है वह एक स्कूल में टीचर है। उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। लड़का 12 साल का है, लड़की 16 साल की है। उमा भी शादी नहीं करना चाहती थी। उमा के माँ बाप तो उसे समझाकर थक गए थे, लेकिन अपने बच्चों की जिद के आगे उसने शादी करना स्वीकार किया। जब उन बच्चों ने मुझे अपने पापा के रूप में पसंद किया, तभी हमारा विवाह हुआ। मेरी होने वाली बेटी ने विवाह से पहले मुझसे कई सवाल किए। पहला, कि मैं उनके पहले पापा की तरह उनसे मारपीट तो नहीं करूँगा। दूसरा, मुझे शराब की आदत तो नहीं है। जब उसे तसल्ली हो गई, तब उसने मुझे पापा के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की। मैंने भी उनको बताया कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं उनको उतनी सुख सुविधाएं तो नहीं दे पाऊंगा जो वर्तमान समय में उन्हें अपने नाना के घर में मिल रही है। मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की कि मेरी बेटी बोली उसे कुछ नहीं चाहिए, बस पापा चाहिए। मुझे पले पलाए बच्चे मिल गए और उन्हें पापा मिल गए। मेरा तो कोई बच्चा है नहीं। अब इस उम्र में ऐसा सुख मिल जाए तो और क्या चाहिए। उमा भी यह सोचकर धन्य है कि उसको एक जीवन साथी मिल गया और उसके बच्चों को पापा मिल गए। अब घर घर लगता है। बच्चे जब मुझे पापा कहकर बुलाते हैं तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। एक बार मेरी बेटी ने मेरे जन्मदिन पर एक नोट लिखकर मेरे तकिए के नीचे रख दिया। उसमें लिखा था, दुनिया के बेस्ट पापा। उसे पढ़कर मुझे लगा कि मेरा जीवन ही सार्थक हो गया। उसने एक ही सांस में अपने मन के उद्गार मेरे सामने व्यक्त किए। ऐसा करते हुए उसके चेहरे की चमक देखने लायक थी। बात बात में जब वह बड़े आत्मविश्वास के साथ मेरी बेटी शब्द इस्तेमाल कर रहा था, उस समय मैं सोच रही थी कि कितनी खुश हुई होगी वह लड़की। लोग तो अपनी पैदा की हुई बेटी को भी इतना प्यार नहीं करते। मैंने कहा, सच में तुमने एक औरत और उसके बच्चों को अपना नाम देकर उनका जीवन खुशियों से भर दिया। एक तरह से उनका नया जन्म हो गया। तुम ने इतना बड़ा काम किया है कि जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तुम्हें घर बसाने वाली पत्नी के साथ पापा कहने वाले बच्चे भी मिल गए। मुझे तुम पर गर्व है। कभी परिवार सहित ज़रूर आना। उसने मोबाइल पर सबकी फ़ोटो दिखाई और दिखाते समय उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह कोई नेशनल लेवल का मेडल जीत कर आया है और दिखा रहा है। चलता हूँ आंटी जी, बेटी को स्कूल से लेने जाना है। वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगली बार सबको लेकर आऊँगा। और झुकते हुए मेरे पाँव छूकर दरवाजे की ओर वह चल दिया। मैं उसे विदा करके सोच में पड़ गई।
कि समय के साथ लोगों की सोच में कितना सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। पहले परित्यक्ता और विधवा औरतों को कितनी हेय दृष्टि से देखा जाता था, जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। पहली बात तो उनके पुनर्विवाह के लिए समाज आज्ञा ही नहीं देता था, और किसी तरह हो भी जाता तो विवाह के बाद भी ससुराल वाले उसको मन से स्वीकार नहीं करते थे। अच्छी बात यह है कि अब बच्चे ही अपनी माँ को उनके जीवन के खालीपन को भरने के लिए उन्हें दूसरा विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसा कि विकास के साथ घटित हुआ है। यह सब देखकर मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई और आज की युवा पीढ़ी की सोच को मैंने मन ही मन नमन करते हुए आत्मसंतुष्टि का अनुभव किया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी यह स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।